को ये भी इन्फॉर्म करने की ज़रूरत होती है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, या फिर वो कौन सी बीमारियां हैं जिसको समय पे यदि न ठीक किया गया तो वो दूसरे रूप में आएंगी। जैसे कुछ दिनों पहले हमने एलर्जिक राइनाइटिस पे एक छोटा सा वीडियो शूट किया था। एलर्जिक राइनाइटिस होम्योपैथी से ठीक करना सबसे आसान काम होता है, और यदि सही मायने में देखा जाए तो एलर्जिक राइनाइटिस होम्योपैथी से एक अच्छे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू 80% केसेस में ठीक हो जाता है। टाइम टेकन है क्योंकि एलर्जिक फिनोमेना है तो सेटल होने में टाइम लेती है। हमारे यहाँ ये बीमारी फिर भी बहुत कम है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा फिलाडेल्फिया और यूएस में है, यहाँ पॉलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है। फिर भी हमारे बगल में एक बच्चा बैठा हुआ है जो 2018 से पहले बहुत अच्छी कंडीशन में था, ठीक, और 2018 के बाद से उससे कुछ एलर्जिक फिनोमेना शुरू हुई, जो नो डाउट कभी भी किसी को एलर्जी जो शुरू होती है वो हमेशा यहाँ से शुरू होती है, नेज़ल रूट से। ये नेज़ल रूट से शुरू होती है। एलर्जिक राइनाइटिस के फॉर्म में ये गले में प्रेसिपिटेट होती है, और यहाँ तक ठीक कर लिया गया तो ठीक है, यहाँ तक नहीं ठीक किया गया तो वो चेस्ट में प्रेसिपिटेट हो जाती है। इस बच्चे की जो डायग्नोसिस बनी है, डायग्नोसिस तो इतनी बनी है कि ये फाइल आप देख कर समझ सकते हैं कितनी डायग्नोसिस बनी है। अभी इस बच्चे की मैं हिस्ट्री भी लूँगा तो बताऊँगा ये कहाँ कहाँ से बेचारे सफ़र कर चुके हैं। इनिशियली एलर्जिक राइनाइटिस बताया गया था, फिर ब्रोंकाइटिस बताया गया था, आफ्टर देन एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बताया गया था। तो डायग्नोसिस समय समय पे चेंज होती रही। ट्रीटमेंट के लिहाज से इस बच्चे ने कम से कम मोर देन 10 to 15 डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, और जो सुपर अथॉरिटी जिसे कह सकते हैं आप, जस्ट लाइक पीजीआई एंड एम्स भी गए थे, इन दो जगहों से भी होने के बावजूद भी इस बच्चे को कोई सलूशन नहीं मिला। टिल नाउ कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिस डॉक्टर ने 1 महीने तक, चलिए 1 नहीं 2 महीने की दवा में थोड़ा सा भी आराम दे दिया हो। ये बच्चा दवा लेता रहा। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, रिलीफ नहीं मिला। और नाउ अडे जब मैंने इसे हिस्ट्री ली तो जो की नोट सिम्टम आए वो मैं आपको बताऊं, ही इज़ टोटली डिस्पेयर फ्रॉम हिज लाइफ। यानी कि इतना ये बीमारी से बच्चा टूट चुका है जिसकी वजह से मतलब अब उसे लग रहा है कि लाइफ एक लोथिंग हो गई है, ठीक है। इसके बिहाफ पे मैं दवा बताऊंगा। सारे सिम्टम्स रिपर्टराइज करने के बाद से फॉस्फोरस फर्स्ट नंबर पे आ रही है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री में कैंसर का एलिमेंट था। सो दैट्स वाई द फर्स्ट मेडिसिन विच आई विल लाइक टू चूज दैट विल बी कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन 1 देने के बाद से इसके अंदर जितना कफ है वो बाहर आएगा, इसलिए मरीज को समझाना ज़रूरी है कि जो भी आपके अंदर एक्सेसिव सिक्रीशन है दैट विल बी केम आउट। जब वो बाहर आ जाएगा देन ही विल फील अ लिटिल बिट रिलीफ। हमें 2 काम करने हैं। पहला, जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है उसमें हमें एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द कफ को ठीक करना है। दूसरी चीज़, जो कफ ऑलरेडी एल्वेलाई उसके आसपास जमा है उसको बाहर निकालना है। तो पहला काम बाहर निकालना करेंगे, उसके साथ साथ प्रोडक्शन को भी कम करेंगे, और ये हमारे हाथ में थोड़ी है कि हम कम कर लेंगे। दैट विल बी डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडी। दूसरी बात, बाकी जो इनके कफ के सिम्टम है और एक्सपेक्टोरेटेंस के सिम्टम है दैट विल रिजेंबल टू द कालीबैक्रोम। जो इनकी पर्सनालिटी है और जो इस बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ फॉस्फोरस, और जो नोसोड आ रहा है, जो फैमिली हिस्ट्री इंडिकेट करी, दैट इज़ द कार्सिनोसिन। सारी दवाइयाँ एक साथ दी नहीं जाती हैं, तो ये किसी भी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर को समझना होता कि पहले क्या, वेरी फर्स्ट टाइम एलिमेंट क्या हटाएंगे आप। दैट इज़ नोन एज द लेयर्ड प्रिस्क्रिप्शन। और लेयर्ड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो दैट इज़ डॉक्टर हर्ष निगम, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं। टाइम टू टाइम मॉडलिटी के हिसाब से दवाइयाँ देते जाएंगे, सिम्टम्स चेंज होते जाएंगे, नए सिम्टम रिपर्टराइज होते जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग फॉलोअप किया जाएगा। मैं बिलीव करता हूँ कि आज की डेट में 15 जून 2022 है। 3 महीने बाद जब इस बच्चे की रिकॉर्डिंग फिर मैं आपको दूंगा, तब तक इस बच्चे को कम से कम 30 to 40% रिलीफ मिल चुका होगा फ्रॉम दोज होम्योपैथिक मेडिसिन विच कॉज नो साइड इफेक्ट। रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रिपोर्ट जो शायद इस तरह की रिपोर्ट जल्दी देखने को नहीं मिली, लेकिन सबसे पहले इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये देखिए, दिस इज किसी भी डॉक्टर को बच्चे ने, कोई लंग सेंटर है, डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी हैं, इनसे भी इन्होंने दिखाया और वो सारी इन्वेस्टिगेशन करवा डाली जो कि शायद ज़रूरत हो या ना हो। लैब पैथोलॉजी डॉक्टर PN जायसवाल जो हमारे गोरखपुर के अच्छे डॉक्टर हैं भाई। उसके बाद राम मनोहर लोहिया में भी इन्होंने दिखाया, आफ्टर देन इन्होंने एम्स में भी दिखाया, और फिर PGI। तो ये बेचारा सेंटर टू सेंटर वेरी करता रहा है बच्चा, लेकिन कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला। एक बार मैं इनकी जो रिपोर्ट्स है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रिपोर्ट इसलिए शेयर करना चाहूँगा भाई,
इनिशियली इतनी दिक्कत नहीं थी। यदि वास्तव में उसी दौरान किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से इन्होंने दिखा लिया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं आई होती। होता क्या है, एक मिथ है सोसाइटी में कि होम्योपैथिक दवाइयाँ टाइम लेती हैं और ठीक नहीं करती हैं, जबकि दिक्कत क्या है, होम्योपैथिक दवाइयाँ ही ठीक करती हैं, बशर्ते अब जो बच्चे की दिक्कत है वो केवल होम्योपैथिक दवा से नहीं ठीक होगी। मैं जो अप्रोच अडॉप्ट कर रहा हूँ इस बच्चे के को ठीक करने में, उसमें 3 अप्रोचेज़ हैं। पहली चीज़ ये है न्यूट्रिशनल सेगमेंट, उसको भी ठीक करना है। दूसरी चीज़ जो है वो है इस बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन। और तीसरी चीज़, भाई हम कब तक इलाज करेंगे इस बच्चे का, इसीलिए तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमें इस बच्चे को, जिस पे हम अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं, योगा एंड मेडिटेशन, उस पर मुझे डालना पड़ेगा। इस बच्चे की फेफड़े की कैपेसिटी को हमें ठीक करना है। बीमारी तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन फेफड़े की कैपेसिटी को ठीक करने के लिए नॉन मेडिसिनल तरीके से जो तरीका हम अडॉप्ट करेंगे, दैट विल बी अ रेगुलर योगा थेरेपी। और हम इनको अपनी ऑनलाइन योगा सर्विसेज पे डाल देंगे भाई, और उसके बाद से फिर काम शुरू करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि 3 महीने में इनको आराम मिल जाएगा। योगा और न्यूट्रिशन इसमें सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा, यानी कि इफ़िकेसी हमारी दवाइयों की बढ़ा देगा वो। तो ये सारी इनकी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। एल्वेलाई तक बच्चे का टेस्ट हो चुका है, उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दें जो इस सफ़र करें जहाँ जहाँ से ये हो जाए। हाँ बेटा बताओ, अभी वेरी फर्स्ट टाइम 2018 में क्या दिक्कत हुई? सर 2018 से शुरुआत हुआ मुझको। उस किडनी स्टोन हुआ था, उसको हम दिल्ली इलाज कराए, वो मेरा ठीक हो गया। अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, वहाँ के डॉक्टर से दिखाए थे तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर बिहार सर मैं लौट आया, उसके बाद सर प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ता गया। और सर बिहार में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, मतलब पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो जो मतलब गिना जा सके सर। पटना में जी सर लगभग पूरा दिखा लिए। उसके बाद सर बनारस चले गए हम। ठीक है। वहाँ डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने एलर्जी का वैक्सीनेशन किया 1.5 साल तक। कोई रिलीफ नहीं हुआ सर, वहाँ से भी चले आए। फिर सर गोरखपुर में आपके आर.के. साई से दिखाए हैं। ठीक है। और एक तो और कोई डॉक्टर टी एन जायसवाल को दिखाया? हाँ वो ENT, और एक तो और चेस्ट के डॉक्टर हैं। ठीक है। शशिकांत बरनवाल जी, उनसे भी दिखाए हैं। उन्होंने भी मेरा 1.5 साल इलाज किया सर। उसके बाद सर PGI गया, PGI से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। PGI में डायग्नोसिस क्या बनाइए बेटा? PGI में सर पहले चेस्ट का एक्सरे वगैरह हुआ, उसमें रिपोर्ट सब नॉर्मल आए। फिर ENT रेफ़र किया गया। ENT में भी उन्होंने हमको बोला कि कोई ऐसा परेशानी नहीं है विशेष करके। तो सर जब कोई प्रॉब्लम नहीं था तो फिर हम वहाँ भी ज़्यादा दिन दवा नहीं खाएं। जब उन्होंने बोल दिया कि ये दवा ले जाओ, अगले बार नहीं आना, जब प्रॉब्लम नहीं है तो दवा क्या करेंगे, तो हमने चलाया। उसके बाद सर फिर जब प्रॉब्लम उसको लगा कि बढ़ते जा रहा है तो फिर R.के. चौधरी जो राकेश चौधरी हैं, इनको दिखाएं। इन्होंने 1 महीना का दवा दिया, कुछ रिलीफ नहीं हुआ, तो जाके हमने बोला कि सर रिलीफ नहीं है। तो उन्होंने सर लमसम 9,000 रुपया हमसे लिए और एक तो टेस्ट और दूरबीन विधि से जो फेफड़े का टेस्ट होता है वो कराएं। और उन्होंने हमको बोला कि तुमको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। फिर हमने उनका भी दवा 1-1.5 महीना पूरा खाया, उसके बाद फिर रिलीफ नहीं हुआ सर, तो फिर हम लखनऊ गए, उनको बोले कि सर दवा से रिलीफ नहीं है। तो उन्हें ना हमको एम्स रेफ़र किया। जी सर, हायर ब्रांच एम्स रेफ़र किया। तो सर अपने यहाँ हम सांसद से ये सब पर्ची वर्ची लिखवा के वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद चेस्ट विभाग में हमको डॉक्टर देखे, पूरा रिपोर्ट देखने के बाद वहाँ सर कोई टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमको एलर्जी का दवा दिया। एलर्जी की दवा सर 2 माह खाने के बाद फिर हम गए, तो उन्होंने पूछा तो हम बोले कि सर रिलीफ नहीं है। तो फिर उन्होंने हमको ENT रेफ़र किया सर। ENT रेफ़र करने के बाद सर मेरा नंबर तो डायरेक्ट नहीं आया। नंबर लगाने के लिए गए वहाँ, तो लोग बोल रहा है कि ऐसे नंबर नहीं आता है, कि नंबर आएगा तो 1 महीना रुकना पड़ेगा। सर वहाँ मेरे पास सुविधा कोई नहीं था, तो सर पता किए कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कल नंबर आ जाए। सर पूरा रात हाईवे के पास सर एम्स है, हाईवे के पास सोए रहे, पूरा रात सोए नहीं थे सर, जाग कर बिताना पड़ा। पूरा रात जाग कर बिताया सर, तब सुबह नंबर आया। ENT डॉक्टर को दिखा, उन्होंने भी रिपोर्ट मेरा देखा और उन्होंने कहा कि एलर्जी कोई इलाज नहीं है, एलर्जी राइनाइटिस तुमको है, एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। हमने उनसे ये भी पूछा कि सर एक चीज़ बता दीजिए कि एलर्जी का अगर टेस्ट करवा लें हम और पता चल जाए कि इस चीज़ से एलर्जी है, उसको छोड़ देंगे तो एलर्जी ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने हमको एक चीज़ बताया वहाँ पे कि केवल अपने ही देश नहीं, अमेरिका जैसा वो बड़े देश में भी एलर्जी का टेस्ट नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं भी जाओगे
टेस्ट के नाम पर तुमसे पैसा ठग लिया जाएगा, लेकिन एलर्जी का कोई टेस्ट नहीं है। और सर फिर हम चले आए घर चले आए सर, तो अब सोच लिए थे कि इलाज नहीं कराना है, जिए या ना जिए। फिर सर कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद सर आपका यूट्यूब पर हम वीडियो देखे सर, तो आपसे सर 150 किलोमीटर मेरा घर दूर है। तो फिर सोचे कि बहुत ज़्यादा दूर तो सर नहीं है, थोड़ा एक बार दिखा लेते हैं, बस यही। जितनी देर में इस बच्चे की हिस्ट्री मैंने कंप्लीट की, जितनी देर में इस बच्चे की पूरे रिकॉर्ड को हमने देखा, उतनी देर में हम 5-10 मरीज और देख लेते हैं। सारे डॉक्टर अपना पीछा छुड़ाने में लगे रहते हैं, जो कि ये तरीका ठीक नहीं है। आप नहीं ठीक कर सकते हैं, इमीडिएटली किसी डॉक्टर को रेफ़र कर दीजिए। मेरा अपने एलोपैथिक कलीग डॉक्टर से केवल इतना ही कहना है, एलर्जी आप नहीं ठीक कर सकते, सीधे मना कर दीजिए। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास रेफ़र कर दीजिए, किसी योगा स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दीजिए, किसी नेचुरोपैथ के पास रेफ़र कर दीजिए। वो मरीज़ कम से कम नहीं ठीक होगा तो और बुरी कंडीशन में तो नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं, मैं भी ये बात मानता हूँ कि मैं सारे मरीजों का इलाज थोड़ी कर सकता हूँ, सब लोग ठीक नहीं हो सकते हैं, लिटरली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी यदि ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या और भी तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं सुपीरियर नहीं हूँ, ये अहम जिस दिन एलोपैथिक डॉक्टरों को समझ में आ जाएगा, उस दिन मरीजों के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं और केवल हम ही ठीक कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है, खास करके उन डॉक्टरों का जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, जो डीएम हैं, जो एमसीएच हैं, ठीक है, जो विदेश से डिग्री लेके आते हैं। उनको ये लगता है कि बस हम ही हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हकीकत में कोई भी मेडिसिन सिस्टम कंप्लीट नहीं है, और जहां आपकी मेडिसिन सिस्टम कंप्लीट नहीं है, देन यू हैव ऑलरेडी गो फॉर द अल्टरनेटिव मेडिसिन और अदर मोड्स ऑफ थेरेपी। हमारे ढेर सारे मरीज यूएस में, क्या यूएस का मेडिसिन सिस्टम ख़राब है? नहीं, बस केवल फ़र्क ये है कि वो ये जानते हैं कि ये चीज़ नहीं ठीक होती, देन आई हैव टू कंसल्ट समवन एल्स, दैट इज़ नोन। हमारी थेरेपी को बाहर के देशों में अल्टरनेटिव थेरेपी कहते हैं। लेकिन ठीक है, यदि उससे मरीज़ ठीक हो रहा तो होना चाहिए। यदि आपके हाथ में नहीं है, आज की डेट में हमें भी मरीजों को ठीक करते करते बात समझ में आई कि केवल होम्योपैथी से सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो मैंने उसमें योगा को अडॉप्ट करवाया। जब से मैंने योगा थेरेपी को अडॉप्ट कर पिछले 1.5 साल से टेस्टिंग में है, हमें समझ में आने लगा कि प्रोग्नोसिस अच्छी हो जाती है मरीज़ की। और मैं 21 को ऑनलाइन योगा की क्लासेस शुरू करवा रहा हूँ, डिजीज़ बेस्ड योगा की क्लासेस। न्यूट्रिशन, जहाँ किसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की बात है, वहाँ हम मेडिसिन से कैसे सही कर सकते हैं, तो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को आप हायर करिए, आप उसकी सर्विसेज लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत केवल इतनी सी बात है कि आजकल की डेट में कंबाइंड थेरेपी का ज़माना है। हम यदि किसी का सपोर्ट लेके किसी मरीज़ को ठीक कर सकते हैं, इससे बेटर और अच्छा ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान चल रही है, दुकान ही मैं बोलूँगा, क्योंकि मरीज़ आपके पास आ रहा है। और वो जो मरीज़ आ रहा है, मरीज़ आधा तो बेचारा मरा हुआ है, जिंदा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, खास करके बड़े डॉक्टर साहब लोग। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, कोई भी मेडिसिन सिस्टम कंप्लीट नहीं है, यू हैव टू ऑल्सो अडॉप्ट सम अदर मीन्स। और होम्योपैथी में एलर्जी का कंप्लीट ट्रीटमेंट है विथ हेल्प ऑफ योगा एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि हम ज़िंदगी भर किसी को दवा नहीं दे सकते हैं, हमारी भी एक लिमिट है। तो यदि हम 1 साल 2 साल 3 साल किसी की दवा यदि करते हैं, तो हम क्यों ना उसकी लाइफस्टाइल को ठीक कर दें, और लाइफस्टाइल को ठीक करके ज़िंदगी भर के लिए उसे ठीक कर दें। इनकी भी दवा जब हम बंद करेंगे, इनकी लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, उसको लिए सजेशन देंगे, ये करेंगे, और आफ्टर देन ठीक हो जाएंगे। ये मरीज़ नहीं ठीक होता, उसके 2 कारण होते हैं, या फिर बीमारी ठीक होने लायक नहीं है, और या फिर बीमारी ठीक होने लायक उसमें दूसरे तरीक़ों को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तीसरी बात और होती है कि मरीज़ आपकी बातों को फॉलो ना करें। लेकिन यदि तीनों चीज़ें हो रही हैं तो श्योरली मरीज़ को ठीक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए ज़रूर हमारे पास रहिएगा, क्योंकि 2-3 महीने बाद फिर ये वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू।